ट्वेल्थ क्लास का हिस्ट्री का चैप्टर महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन के माध्यम से आज हम एक ऐसे शख्सियत या महापुरुष के बारे में चर्चा करेंगे जिनके बारे में जानकारी लेना 10वीं 12वीं के छात्रों के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि स्नातक और परास्नातक अर्थात बीए और एमए के छात्रों के लिए भी बहुत जरूरी है। इसके साथ ही आम जन लोग भी जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में कुछ बेसिक बुनियादी जानकारियों के बारे में और जानना चाहते हैं तो उन्हें इस वीडियो को जरूर सुनना चाहिए। इसके साथ ही इस चैप्टर के माध्यम से हम महात्मा गांधी के उस राजनीतिक सफर के बारे में चर्चा करेंगे जिसके तहत उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा देने की कोशिश की। इस चैप्टर में हम उन सभी पक्षों के बारे में चर्चा करेंगे जिसके तहत महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित कर दिया। महात्मा गांधी को एक नेता के रूप में सिर्फ मानना, उनकी भूमिका को कम आंकना होगा। वो एक संत थे, वह एक महात्मा थे, वह एक सामाजिक सुधारक थे और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि उनका जीवन ही हम लोगों के लिए एक संदेश के समान है। महात्मा गांधी ने जो भारतीय राजनीति में दिया वो पहले से ही कहीं ना कहीं भारतीय इतिहास और परंपरा में छिपी हुई थी। उसको एक व्यापक और सर्वव्यापक रूप में महात्मा गांधी ने प्रस्तुत करने की कोशिश की। महात्मा गांधी के जीवन के ऊपर कई बड़े चिंतकों, महापुरुषों का प्रभाव पड़ा। उन पे भगवान श्री राम, महात्मा बुद्ध, गोपाल कृष्ण गोखले, इन लोगों का तो प्रभाव था ही। रूसी राइटर या चिंतक लियो टॉल्स्टॉय की पुस्तक ईश्वर का साम्राज्य का भी गहरा प्रभाव पड़ा। महात्मा गांधी ने उस पुस्तक को पढ़ने के बाद ही अपने जीवन में सत्य, अहिंसा और सादा जीवन जैसे सिद्धांतों को उतारने की कोशिश की। इसके अलावा जॉन रस्किन की बुक अनटू द लास्ट, जॉन रस्किन की बुक अनटू द लास्ट का भी महात्मा गांधी पे गहरा प्रभाव पड़ा। सर्वोदय की अवधारणा को महात्मा गांधी ने एक तरह से उसी बुक से ग्रहण किया। अब तो हम बात करेंगे कि भारतीय राजनीति के ऊपर उनके प्रभाव, उनके शुरुआती दौर की अब हम चर्चा शुरू करेंगे। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत में लौटे और 1915 से लेके 1947 तक वो भारतीय राजनीति पे इस तरह से छाए कि इसे गांधी युग कहा जाता है। महात्मा गांधी ने आते ही राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत नहीं की। उन्होंने 2 सालों तक पूरे भारत का भ्रमण किया और उन्होंने समझने की कोशिश की कि आखिर भारत है क्या। फिर उन्होंने आम लोगों के जैसे ही वस्त्र धारण कर लिए, उनके बीच में ही रहना शुरू कर दिया। 1916 के बनारस विश्वविद्यालय के उद्घाटन के समय उनका दिया हुआ भाषण ये साफ बताता है कि उन्होंने भारत को कितने करीब से जान लिया था। 1916 में बनारस विश्वविद्यालय के उद्घाटन भाषण में महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन को व्यापक रूप देने के लिए इसमें मजदूरों और किसानों को जोड़ने की बात कही। महात्मा गांधी भारत आने से पहले ही दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ, काले लोगों के साथ जो ब्रिटिश सरकार काले और गोरे के आधार पर जो भेदभाव करती थी उसको ध्यान में रखकर उन्होंने एक बड़ा आंदोलन किया था और उसमें सफलता भी प्राप्त उन्होंने कर लिया था। वहीं पे
1909 में उन्होंने हिंद स्वराज्य पुस्तक लिखा, जो आगे चल के ये पुस्तक एक मील की पत्थर के रूप में साबित हुई। आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि हिंद स्वराज्य पुस्तक की रचना महात्मा गांधी ने लंदन से दक्षिण अफ्रीका जाते हुए इस पुस्तक की रचना की थी, और इस पुस्तक में उन्होंने स्वराज्य को मन के साथ जोड़ा था। भारतीय राजनीति में आगमन उनका चंपारण आंदोलन से माना जाता है, जो 1917 में उन्होंने शुरू किया। 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, 1930 में नमक आंदोलन और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। इन सभी आंदोलनों में महात्मा गांधी ने कुछ बुनियादी चीजों को जोड़े रखा, जैसे सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, राम राज्य की अवधारणा आदि। महात्मा गांधी ने अपने सभी आंदोलनों में स्वदेशी के प्रयोग और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार पर जोर दिया। महात्मा गांधी की सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि उन्होंने भारतीय जनमानस को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने में सफलता प्राप्त की। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को एक जन आंदोलन का रूप दे दिया। उन्होंने चंपारण आंदोलन में, जिसमें वो बापू कहलाए, चंपारण आंदोलन जो उन्होंने 1917 में किया, किसानों के मुद्दों को उठाकर, नील के मुद्दे को उठाकर कहीं ना कहीं अपनी पूरी उपलब्धि को पूरे देश के सामने रख दिया और ये साबित कर दिया कि ब्रिटिश सरकार को भी झुकाया जा सकता है। 1920 के असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी ने आम लोगों से अपील की कि वो ब्रिटिश सरकार को किसी भी तरह से कोई भी समर्थन ना करे, और 1922 में चौरा चौरी नामक स्थान पर हिंसा होने के कारण उन्होंने इस आंदोलन को वापस ले लिया। लेकिन इस आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार की जड़ों को हिलाकर रख दिया। असहयोग आंदोलन ने, इस आंदोलन के द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता को तो बढ़ावा मिला ही, साथ ही पहली बार देश ने राष्ट्रीय आंदोलन के रूप के साथ साथ जन आंदोलन का रूप देखा। इस आंदोलन को मेरे देखने से सबसे बड़ी उपलब्धि असहयोग आंदोलन की रही कि इस आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन के रूप को चेंज करके अपने आप को जन आंदोलन में बदल लिया था। जो 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरू किया, वो नमक आंदोलन को लेकर शुरुआती आंदोलन था, जिसमें उनका ये मानना था कि भारत में हर गरीब को अपने नमक बनाने का, नमक प्रयोग करने का पूरा अधिकार है, उस पर किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं होना चाहिए, जिसे हम सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं। और सविनय अवज्ञा आंदोलन का अर्थ है शांतिपूर्वक तरीके से गलत कानूनों को तोड़ देना। अब आप इसमें कुछ चीजों को आप नोट करें। चंपारण आंदोलन में जहां उन्होंने लोगों को एकजुट किया, असहयोग आंदोलन में दूसरे स्टेज में उन्होंने लोगों से कहा, आम जनता से कहा कि ब्रिटिश सरकार को सपोर्ट या सहयोग मत करो। सविनय अवज्ञा आंदोलन में उन्होंने तीसरा कदम उठाते हुए कहा कि ब्रिटिश सरकार के गलत कानूनों को तोड़ दो। और भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने कहा, अंग्रेजों डायरेक्ट भारत छोड़ो, और भारतीयों को कहा करो या मरो। तो कहीं ना कहीं इन सभी आंदोलनों के माध्यम से ये बात साफ जाहिर हो रही है कि महात्मा गांधी ने जिस तरह से आंदोलन की गति को आगे बढ़ाया, उसमें कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर उनकी एक कूटनीति भी दिखाई देती है। इन सभी आंदोलनों की चर्चा करने के बाद हम कुछ और बातों पे महात्मा गांधी की चर्चा करेंगे कि वो एक नेता नहीं, संत भी थे। देश के अंदर खादी स्वदेशी के रूप में चरखे का प्रयोग करना हो, जिससे देश में आत्मनिर्भरता आए, या हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने की बात हो, या फिर पिछड़े वर्गों को हरिजन नाम देकर ऊपर उठाने की बात हो, या फिर स्वदेशी को प्रयोग करके देश के अंदर स्वदेशी रोजगारों को नई दिशा देने की बात हो। इन सभी आंदोलनों, इन सभी जो उन्होंने सामाजिक सुधार किए, उसके प्रयास से देश के अंदर एक नई जागृति का विकास हुआ। देश के अंदर
स्वदेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी ने कई स्वदेशी शिक्षण संस्थान जैसे बिहार विद्यापीठ की भी स्थापना की। इस तरह हम ये देखते हैं कि महात्मा गांधी का जो राष्ट्रीय आंदोलन का एक क्षेत्र रहा है, उसमें कोई एक चीज नहीं है या दो चीजें नहीं है। वो एक तरफ तो राष्ट्रीय नेता भी थे, दूसरे तरफ वो एक सामाजिक सुधारक भी थे, और इन सभी गुणों को अगर मिला दिया जाए तो एक वो महात्मा